हेलो एंड वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम लोग वर्किंग ऑफ नेफ्रॉन की वर्किंग क्या प्रोसीजर होता क्या है, किस तरीके से यूरिन का फॉर्मेशन होता है, इस बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग इस डायग्राम के थ्रू जो नेफ्रॉन का डायग्राम है इसके बारे में हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ये वाला जो पोर्शन होता है जो कप शेप्ड होता है इसको बोलते हैं वोमेंस कैप्सूल। ऊपर जो आर्टरीज या कैपिलरी जो बेड होता है, गुच्छा होता है, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस का एक पार्ट जहाँ से ब्लड अंदर की तरफ एंटर होता है, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं एफ्रिएंट आर्टियोल, और जो निकलता है उसको बोलते हैं इफ्रिएंट आर्टियोल। इफ्रिएंट आर्टियोल की ब्रांचेस नेफ्रॉन्स के चारों तरफ जो हैं वो कवर करती हैं या फिर लपेट जाती हैं इस नेफ्रॉन्स के चारों तरफ या कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के चारों तरफ, और क्या कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट के चारों तरफ। ठीक, जो ब्रांचेस इसके चारों तरफ कॉइल्ड हो जाती हैं उन ब्रांचेस को वासा रेक्टा बोला जाता है। जैसे ये हमारी ब्लड वेसल है, ये नेफ्रॉन के चारों तरफ है, तो हमने इसको एक नाम दे दिया, क्या बोलते हैं, वासा रेक्टा। ठीक, तो इतनी चीज़ें हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करी थी। सबसे पहले अगर हम देखते हैं रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी का मतलब क्या है, जैसे आप इस तरीके से देखिए, ये हमारी एक आर्टरी है जो मेन आर्टरी है जो हार्ट से आ रही है, ये किडनी को ब्लड देने के लिए गई है, और इसी आर्टरी को हमने एक नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया हम लोग ने, रीनल आर्टरी। जो रीनल आर्टरी आती है, ये रीनल आर्टरी की एक ब्रांच जो नेफ्रॉन के अंदर एंटर करती है उसको बोलते हैं एफ्रिएंट आर्टियोल, जिसके द्वारा प्योर ब्लड और यूरिया एंटर होता है। कहाँ पर पहुँचता है, वोमेंस कैप्सूल के कैपिलरी बेड को पर पहुँचता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। मतलब कि यहाँ पर हमारा ये मेन आर्टरी है, आर्टरी से एक पाइप निकला जिसको हमने बोला आर्टरियोल्स, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि एक ही नेफ्रॉन को आर्टरी को ब्लड देना है, कई सारे 1 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं, तो सबको आर्टरी नहीं देती है। आर्टरी की जो ब्रांचेस होती हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टरियोल्स बोलते हैं। इन आर्टरियोल्स से द्वारा ब्लड जो है वो नेफ्रॉन्स के अंदर पहुंचेगा। जिस आर्टियोल के द्वारा ब्लड नेफ्रॉन्स के अंदर पहुंचता है उसको बोलते हैं एफ्रिएंट आर्टियोल, जो ब्लड को कहाँ पहुंचाता है, वोमेंस कैप्सूल के ऊपर कैपिलरी बेड होता है वहाँ पर, और इस कैपिलरी बेड को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। इस ग्लोमेरुलस में हमारा प्योर ब्लड के साथ में क्या पहुँचता है, यूरिया और कुछ सब्सटेंसेस पहुँचते हैं, किसकी हेल्प से, एफ्रिएंट आर्टियोल की हेल्प से। ये ग्लोमेरुलस जो होता है कई सारे ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, और फिर वो ब्रांचेस जाके यूनाइट हो जाती हैं और एक दूसरी आर्टियोल बनाती है जिसको हम लोग बोलते हैं इफ्रिएंट आर्टियोल। इफ्रिएंट आर्टियोल जो है वो आगे की तरफ ब्रांचेस बनाएगा, और ब्रांचेस बनाने के बाद में यहाँ पर चारों तरफ लपेट जाएगा। ये हमारी पूरी प्रोसेस होती है इफ्रिएंट आर्टियोल की। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ पर ग्लोमेरुलस। जो ये ग्लोमेरुलस होता है, यहाँ पर कैपिलरी बेड होता है, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा और यहाँ पर प्रेशर कम होगा। बीच में जो ग्लोमेरुलस होता है वहाँ पर प्रेशर का डिफरेंस आ जाता है, जिस कारण कई सारे पार्टिकल्स जो हैं वो इधर की तरफ आ जाते हैं वोमेंस कैप्सूल के अंदर। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसको यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। वोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, इन दोनों को एक साथ एक नाम दिया जाता है जिसको बोलते हैं रीनल कार्पसल्स। रीनल कार्पसल्स किसका नाम होता है, जब हम इन दोनों स्ट्रक्चर को एक साथ पढ़ते हैं। तो जब ये दोनों स्ट्रक्चर एक साथ पढ़ते हैं तो हम क्या बोलते हैं, इनको रीनल कार्पसल्स बोलते हैं। ये पॉइंट को आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है ये इस तरीके के पूछे जाते हैं बोर्ड में। ठीक, अब देखते हैं थोड़ा सा, जब इसके अंदर जो चीज कैपिलरी बेड से निकलकर वोमेंस कैप्सूल में आती है, क्योंकि ये फिल्टर होके आया है इसीलिए इसको बोलते हैं फिल्ट्रेट। ये फिल्ट्रेट इधर से आगे की तरफ बढ़ता हुआ चला जाएगा और हमारे जिस पोर्शन में पहुंचता है इस पोर्शन को बोलते हैं PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। वोमेंस कैप्सूल से ट्यूब आगे की तरफ क्वाइल्ड होकर निकलता है, इसीलिए ये कॉन्वोलेटेड है, क्योंकि ये वोमेंस कैप्सूल के पास है, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल।
इधर से अब देखिए ग्लोमेरुलस से, ग्लोमेरुलस में क्या होता है, ब्लड, और ब्लड के अंदर छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं जैसे आइंस, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और यूरिया। ये प्रेशर डिफरेंस के कारण ये बाहर आ जाते हैं ग्लोमेरुलस से और कहाँ पर एंटर हो जाते हैं, वोमेंस कैप्सूल में एंटर हो जाते हैं। ये प्रोसेस कहलाती है हमारी अल्ट्राफिल्ट्रेशन। क्या प्रोसेस कहलाती है? अल्ट्राफिल्ट्रेशन। क्वेश्चन आता है अल्ट्राफिल्ट्रेशन की प्रोसेस कहाँ पर होती है, तो हमारी वोमेंस कैप्सूल में होती है। अल्ट्राफिल्ट्रेशन को बोलते क्या है? जब ग्लोमेरुलस में प्रेशर डिफरेंशिएशन के कारण या प्रेशर डिफरेंस के कारण कई सारे आइंस, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और यूरिया के मॉलिक्यूल्स ग्लोमेरुलस से निकलकर वोमेंस कैप्सूल में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, यही प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है? अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन में जो चीज़ फिल्टर होके वोमेंस कैप्सूल में आई है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेट। 1 मिनट के अंदर 125 ml लिक्विड फिल्ट्रेट होता है। मतलब 1 मिनट के अंदर जितना भी ब्लड आएगा उससे 125 ml जो फिल्ट्रेट है वो हमारा कहाँ पर पहुँच जाता है? वोमेंस कैप्सूल में पहुँच जाता है। अगर हम 1 मिनट में 125 ml आ रहा है तो एक दिन में कितना आता है? तो 180 लीटर। तो 100 क्वेश्चन पूछा जाता है 1 मिनट में अल्ट्राफिल्ट्रेशन से कितना फिल्ट्रेट फॉर्म होता है, तो 125 ml होता है, जबकि एक दिन में 180 लीटर फॉर्म होता है फिल्ट्रेट। किस प्रोसेस के द्वारा? अल्ट्राफिल्ट्रेशन के द्वारा। अब देखिए इफ्रिएंट आर्टरियोल ये ब्रांचेस निकालती है जो किसके सराउंडेड हो जाती हैं? नेफ्रॉन्स के चारों तरफ हो जाती हैं। नेफ्रॉन्स का मतलब यहाँ पर याद रखना है, यहाँ पर अब केवल और केवल किसकी बात होगी? पीसीटी की, हेनले लूप की, ये हेनले लूप है आपका, उसके बाद में डीसीटी ये वाला पार्ट, और उसके बाद में सीडी कलेक्टिंग डक्ट ये वाला पार्ट। इसके चारों तरफ इफ्रिएंट आर्टरियोल की ब्रांचेस क्या हो जाती है? क्वाइल्ड हो जाती हैं। जो क्वाइल्ड ब्रांचेस हो रही हैं उनको एक स्पेशल नाम दिया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वासा रेक्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वासा रेक्टा, जिसका काम होता है रीएब्जॉर्ब करना। मतलब कई सारी ऐसी चीज़ें यहाँ पर प्रेशर डिफरेंशिएशन के कारण फिल्ट्रेट में आ गई थी जिनका बॉडी में यूज़ है। अब अगर बॉडी में यूज़ है, अगर वो बॉडी से बाहर निकल जाएंगी तो बॉडी में उन चीज़ों की डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिसका इफेक्ट कहाँ पर पड़ेगा? बॉडी में पड़ेगा। इस इफेक्ट को रोकने के लिए वासा रेक्टा क्या करती है? उन चीज़ों को वापस गेन करती है। जैसे मान लीजिए ये हमारा ट्यूब है और इसके अंदर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आ गया है, लेकिन ग्लूकोज की मॉलिक्यूल की ज़रूरत हमारे ब्लड में है, तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल इस ट्यूब्यूल से हमारे ब्लड में चला जाएगा। जो ये ब्लड वेसल्स जिसके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है उसको, इसी को हमने क्या नाम दे दिया? वासा रेक्टा नाम दे दिया। और ये प्रोसेस क्या कहलाती है? सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। फिल्ट्रेट से सारी चीज़ें वापस वासा रेक्टा में नहीं जाती हैं। जिन चीज़ों का बॉडी में यूज़ होता है केवल वही चीज़ें वापस रीअब्जॉर्ब करी जा रही हैं, क्योंकि सारी चीज़ नहीं करी जा रही, कुछ ही चीज़ करी जा रही हैं, इसलिए यहाँ पर सेलेक्टिवली यूज़ हुआ है, क्योंकि वापस एब्जॉर्ब का मतलब रीअब्जॉर्प्शन होता है। लेकिन नेफ्रॉन्स क्या करता है? जितने भी यूजफुल, जितने भी वेस्ट होते हैं उनको कहाँ सेंड कर दिया? उसने वासा रेक्टा में सेंड कर दिया। और ये प्रोसेस क्या कहला दी? हमारी सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन कहला दिया। वासा रेक्टा क्या करता है? रीअब्जॉर्ब करेगा। किस तरीके से? अब ये देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पीसीटी में, हेनले लूप में, डीसीटी में और कलेक्टिंग डक्ट में। वासा रेक्टा सबसे पहले कहाँ आई? पीसीटी में। पीसीटी में सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कितना परसेंट होता है? तो 60 to 65 to 70% होता है। मतलब जो चीज़ें फिल्ट्रेट में यूजफुल चीज़ें आ गई थी उनको वापस ब्लड में भेजने का जो काम है उसी को सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन बोलते हैं। कितना परसेंट होता है? 65 से 70% होता है। कहाँ पर होता है? पीसीटी में होता है, मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होता है। क्या क्या चीज़ें वापस जाती हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स जाते हैं, अमीनो एसिड जाती है, वाटर के कुछ मॉलिक्यूल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर वाटर का एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा होता है, वाटर के कुछ मॉलिक्यूल जाते हैं, और उसके साथ ही में क्या जाता है? हमारा ग्लूकोज जाता है। ये चीज़ें जो है वो रीअब्जॉर्ब हो गई हैं। क्वेश्चन ये आता है, आगे भी चीज़ें एब्जॉर्ब होंगी, लेकिन यहाँ पर सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी में बहुत ज़्यादा होता है। रीज़न क्यों? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के
प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं छोटे छोटे, और इन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलते हैं विलाई, जो क्या बढ़ा देते हैं सरफेस एरिया। पीसीटी में सरफेस एरिया विलाई के कारण बढ़ जाता है, जिस कारण सबसे ज़्यादा सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि विलाई नेफ्रॉन के किस स्ट्रक्चर में पाया जाता है, तो हमारा पीसीटी आएगा। उसके बाद बात करते हैं वासा रेक्टा रीअब्जॉर्ब करेगी कहाँ पर, हेनले लूप, मतलब कि इस जगह पर। डिसेंडिंग लूप में जब वासा रेक्टा किस चीज़ को रीअब्जॉर्ब करती है, केवल और केवल वाटर को, मतलब कि यहाँ से अगर कोई भी चीज़ रीअब्जॉर्ब होगी इधर की तरफ जाएगी तो वो केवल और केवल क्या जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल जाएगा। जबकि असेंडिंग में जब हम जाएंगे तो यहाँ से जो चीज़ें एब्जॉर्ब होंगी वो हमारा एक सोडियम आयन होगा और दूसरा हमारा क्या होगा, क्लोराइड आयन होगा। तो डिसेंडिंग लूप वाटर को रीअब्जॉर्ब करने का, वाटर को सेंड करती है। असेंडिंग लूप सोडियम और क्लोराइड के आयन को क्या करती है, वासा रेक्टा में भेजने का काम करती है। वासा रेक्टा रीअब्जॉर्ब क्या करेगी, डीसीटी में। जैसे ही वासा रेक्टा डीसीटी में पहुंचती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर और आयंस का एब्जॉर्ब होता है, मतलब कि इधर से ब्लड वेसल्स में या वासा रेक्टा में दो चीज़ें जाती हैं। वाटर का अमाउंट सबसे ज़्यादा रीअब्जॉर्ब करा जाता है, और प्लस इसके साथ ही कुछ आयंस आते हैं, जैसे हमारा मैग्नीशियम आयन हो गया, क्लोराइड आयन हो गया, और भी कई सारे जिंक हो गया। ये सारे जो आयंस हैं यहाँ पर एब्जॉर्ब करे जाते हैं। वासा रेक्टा क्योंकि कलेक्टिंग डक्ट के भी चारों तरफ होती है, वहाँ पर दोबारा से किसका रीअब्जॉर्प्शन करती है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करती है। जैसे ही यहाँ से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, जो लास्ट में बचता है वही हमारा असली क्या होता है, फिल्ट्रेट होता है, जो किसका फॉर्मेशन करेगा, यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो यूरिन का फॉर्मेशन यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट हुई, कई सारी चीज़ें यहाँ पर रीअब्जॉर्ब करी गई और लास्ट में हमारा क्या बन जाएगा, यूरिन बन जाएगा। लेकिन 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 यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझनी पड़ेगी। ग्लोमेरुलस में जितने भी टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं, जैसे आयंस, कुछ आयंस ऐसे होते हैं जो टॉक्सिक होते हैं, दवाइयाँ, ड्रग्स होती हैं, और टॉक्सिक मटेरियल्स, इनके मॉलिक्यूल्स क्योंकि बड़े होते हैं, जिस कारण से ये ग्लोमेरुलस से यहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं हो पाते हैं। लेकिन ये बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, इसीलिए इनका यहाँ पर फिल्ट्रेट में प्रेजेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब बॉडी से बाहर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनको क्या किया जाता है, अब अभी तक नेफ्रॉन भेज रहा था, अब नेफ्रॉन क्या करेगा, वापस चीज़ों को लेगा, हार्मफुल सब्सटेंस को वापस लेगा। जब नेफ्रॉन वासा रेक्टा से इन चीज़ों को वापस लेता है, इसमें हार्मफुल चीज़ों को वापस लेता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। तो ट्यूब्यूलर सिक्रीशन का मतलब है कि जो पार्टिकल्स, ऐसे हार्मफुल पार्टिकल्स जो ग्लोमेरुलस में अल्ट्राफिल्ट्रेशन की प्रोसेस के द्वारा वोमेंस कैप्सूल में नहीं पहुंच पाए थे, उनको वासा रेक्टा से वापस नेफ्रॉन में लिया जाता है। यही प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, ट्यूब्यूलर सिक्रीशन कहलाती है। ट्यूब्यूलर सिक्रीशन की प्रोसेस पीसीटी, हेनले लूप, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट चारों जगह ही होती है। लास्ट में जब पूरा ही हो जाएगा, मतलब अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन और ट्यूब्यूलर सिक्रीशन, जब ये तीनों प्रोसेस हो जाएंगी और लास्ट में जो होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट बोलते हैं, जो आगे चल के किसका फॉर्मेशन करता है, यूरिन का। क्योंकि वाटर बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लिया गया था फिल्ट्रेट से, इसलिए बनने वाली जो यूरिन होती है वो कैसी होती है, कंसंट्रेटेड होती है। जब किसी भी लिक्विड से या फिर किसी भी सॉल्यूशन से जब हम पानी को निकाल लेते हैं तो ऐसा सॉल्यूशन जो है वो हमारा कैसा कहलाता है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। ये फिल्ट्रेट या फिर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ये कलेक्टिंग डक्ट से निकलेगा। कलेक्टिंग डक्ट से कहाँ पहुँचेगा, माइनर कैलिक्स में, माइनर कैलिक्स से मेजर कैलिक्स में, मेजर कैलिक्स से पेल्विस, पेल्विस से यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के द्वारा बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा।
यूरिनेशन मतलब क्या होता है, बॉडी से यूरिन का बाहर निकलना ही प्रोसेस कहलाती है यूरिनेशन। लेकिन इसका एक दूसरा नाम भी होता है जिसको बोलते हैं मिक्चुरेशन। थोड़ा सा ध्यान रखना है, मिक्चुरेशन की जो प्रोसेस होती है एडल्ट में कंट्रोल करी जा सकती है, ब्रेन या नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। लेकिन ओल्ड एज और न्यूबॉर्न बेबी में ये अनकंट्रोलेबल होती है, इसीलिए बच्चों के अंदर ये प्रोसेस जो मिक्सुरेशन की प्रोसेस है ये बिना रुके अपने आप होती है। ठीक, ये हमारा आज का जो मैंने समझाया है, ये वर्किंग ऑफ नेफ्रॉन समझाया है। इसका आप पहले तो स्क्रीनशॉट ले लें। एक बार इस चीज को रिवाइज करते हैं। सबसे पहले रीनल आर्टरी के द्वारा ब्लड आया, एफ्रिएंट एट्रियोल के द्वारा ग्लोमेरुलस में पहुंचा, ग्लोमेरुलस में बहुत सारी चीजें बाहर निकल के आई प्रेशर डिफरेंस के कारण, और प्रेशर डिफरेंस के कारण वोमेंस कैप्सूल में पहुंची, जिसको हमने क्या बोल दिया, फिल्ट्रेट बोल दिया। इधर से जो भी ब्लड, जितना भी ब्लड फिल्टर होना था हो गया, और वापस आगे की तरफ ब्लड चला जाएगा, और जिस पाइप में जाता है उसको बोलते हैं इफ्रिएंट आर्टियोल। इफ्रिएंट आर्टियोल की ब्रांचेस नेफ्रॉन के चारों तरफ लपेट जाती हैं, जिनको एक नाम दिया जाता है वासा रेक्टा। यहाँ पर जो फिल्ट्रेट एब्जॉर्ब हुआ है ये वोमेंस कैप्सूल के द्वारा पीसीटी में जाएगा, हैंडे लूप में जाएगा, डीसीटी में जाएगा, उसके बाद कहाँ जाएगा, हमारा कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर कई सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो बॉडी के लिए यूज़फुल होती हैं लेकिन फिल्ट्रेट में आ जाती हैं, इनको वापस से हमें ब्लड में भेजना है, तो ये प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन कहलाती है। ग्लोमेरुलस से वोमेंस कैप्सूल में चीज़ों का आना अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहलाता है। 1 मिनट में 125 ml होता है और 1 दिन में 180 लीटर हमारा फिल्ट्रेट बनता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के द्वारा। यहाँ से कुछ चीज़ें जो बॉडी के लिए यूज़फुल थी वो वापस चली जाती है वासा रेक्टा में। ये प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन कहलाती है। वासा रेक्टा जो है वो सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से करता है। पीसीटी में सबसे ज़्यादा होती है 65 से 70%। ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पर विलाई प्रेजेंट होते हैं जो उसकी सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, मतलब ज़्यादा चीज़ों को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। हैने लूप में, डिसेंडिंग लूप में केवल वाटर एब्जॉर्ब होगा, जबकि असेंडिंग लूप में हमारा सोडियम और क्लोराइड के आयन एब्जॉर्ब होते हैं। डीसीटी में वाटर, सबसे ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब होता है वो हमारा डीसीटी में होता है। ये क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। कलेक्टिंग डक्ट में वाटर को लास्ट में भी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जिसके द्वारा बनने वाली जो यूरिन होती है वो कैसी होती है, या फिल्ट्रेट कैसा हो जाता है, हमारा कंसनट्रेटेड हो जाता है। कुछ चीज़ें जो यहाँ फिल्टर नहीं हो पाई थी उनको वापस से ब्लड वेसल्स से वापस में ट्यूब में लेना या नेफ्रॉन में लेना, यही प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, हमारी ट्यूब्यूलर सिक्रीशन कहलाता है। और ट्यूब्यूलर सिक्रीशन जो है वो सभी जगह पर नेफ्रॉन के होता है, पीसीटी, हैंले लूप, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट में जितनी भी यूरिन कलेक्ट हुई है ये रीनल पिरामिड में 2 पार्ट होते हैं। रीनल पिरामिड जहाँ खुलता है उसको बोलते हैं माइनर कैलिक्स। तो कलेक्टिंग डक्ट जो है वो कहाँ खुल जाएगी, माइनर कैलिक्स। माइनर जो है कई सारी आपस में जुड़कर एक स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसको बोलते हैं मेजर कैलिक्स। मेजर कैलिक्स जो है वो पेल्विस में खुलता है। पेल्विस जो है वो कहाँ खुलता है, यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा के द्वारा बाहर निकल जाती है। ये पूरी प्रोसेस जो है वो हमारी वर्किंग ऑफ नेफ्रॉन है। थैंक यू वेरी मच।